नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नानक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। कल हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था, आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कोशिका का एक आउटलाइन डायग्राम बनाया था जिसमें हमने जीव द्रव्य के बारे में पढ़ा था। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग पढ़े थे जिसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सेकंड हमने लवक प्लास्टिड के बारे में पढ़ा था। आज हम एकल झिल्ली वाले कोशिकांग पढ़ेंगे, मतलब जिनके चारों तरफ केवल एक लेयर आवरण पाया जाता है, उसे एकल झिल्ली वाले कोशिकांग कहते हैं। एकल झिल्ली वाले कोशिकांग में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या हिंदी में कहें अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, इसकी खोज किसने की? सबसे पहले खोज की बात करें पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्य जालिका का अन्य नाम क्या है? तो इसे कोशिका का कंकाल कहते हैं। कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका के द्रव्य में, या हम कहें यह कोशिका में केंद्रक के चारों ओर जाल की तरह फैली रहती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक कोशिका बना ली, कोई भी कोशिका ले ली, इस कोशिका में ये यहाँ पर केंद्रक बनाया, केंद्रक के अंदर ये केंद्रिका है। अब इसके चारों ओर यहाँ पर इस तरह से जाल की तरह संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अब ये अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है, ये कोशिका द्रव्य, जो इसके कार्य की बात करें तो ये यहाँ पर क्या है? सारा कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच जितने भी खनिज लवणों या खनिज का या आयनों का ट्रांसपोर्ट है, वो किसके माध्यम से होता है? यहाँ अंतःप्रद्रव्य जालिका के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पे इसीलिए इसे कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं, क्योंकि कोशिका को एक यह संरचना या हम कहें स्ट्रक्चर प्रदान करती है। यहाँ पर देखेंगे यह कोशिका द्रव्य में जाल की तरह फैली रहती है। कार्य लिखें, यह केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच खनिज आयनों का परिवहन करती। दो प्रकार की होती है कोशिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, या तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की होती है।
फर्स्ट लिखेंगे और सेकंड। फर्स्ट होती है स्मूथ ई आर, या हम कहें हिंदी में चिकनी अंत प्रदव्य जालिका। सेकंड लिखेंगे रफ ई आर, या इसको कहते हैं हिंदी में खुरदरी अंत प्रदव्य जालिका। अब रफ ई आर जो है इसका काम क्या है, तो यह कोशिका के अंदर चिकनी अंत प्रदव्य है जालिका, या हम कहें स्मूथ ई आर जो है इसका काम क्या है, तो यह कोशिका के अंदर वसा व स्टीरोइड का संश्लेषण करती, लिखेंगे संश्लेषण करती है। और जो रफ ई आर है या खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका है, इसका क्या काम है, तो यह कोशिका के अंदर क्या करेगी, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन संग्रह का काम। अब ये टाइप्स जो आए हैं यहाँ पर हम देखें, चिकनी और खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका बनी कैसे है, तो यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर हमने इस तरह से एक अंतःप्रदव्य जालिका का 2 डायग्राम बना दिए, ठीक है। अब ये जो है ये स्मूथ ईआर है। स्मूथ ईआर किसके बेसिस पे कहा गया है इसको, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चीज या हम कहें कोई भी दूसरी कोई अब नहीं पाई जाती है, जबकि जो रफ ईआर होती है इसके ऊपर इस तरह से कणिका में इसके ऊपर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम कहते हैं। जैसे मोतियों की माला होती है उसी तरह से इसके ऊपर मनके टाइप इस तरह संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। ठीक है, तो जो रफ ईआर होती है इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम पाए जाते हैं। जिसके कारण इसे खुरदरी खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। जो स्मूथ ईआर है इसके ऊपर कोई भी संरचना नहीं पाई जाती, इसलिए इसे स्मूथ ईआर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, रफ ईआर कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने अंतःप्रदव्य जालिका के बारे में पढ़ा, या इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। खोज की थी पोर्टर ने। अन्य नाम है कोशिका का अंतःकंकाल भी कहते हैं इसे। यह कोशिका द्रव्य में जाल की तरह फैली रहती है, जिससे कोशिका को एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। इसका कार्य क्या है, यह केंद्रक व कोशिका द्रव्य के बीच खनिज व आयनों का क्या करती है, परिवहन का काम करती है। ईआर 2 तरह की होती है। पहली ईआर है स्मूथ ईआर और सेकंड है रफ ईआर। स्मूथ ईआर कौन सी होती है, जिसके ऊपर कोई भी संरचना नहीं पाई जाती, वह केवल क्या होती है, स्मूथ होती है, और उसकी सतह क्या होगी, चिकनी होती है। यह वसा व स्टीरॉइड को संग्रह करती है। नेक्स्ट है रफ ईआर, इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, खुरदरी ईआर कहा जाता है, और यह प्रोटीन का संग्रह करती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गोल्जी काय। गोल्जी काय गोल्जी काय की खोज किसने की, तो कैमिलो गोल्जी ने।
की खोज की और प्लांट में इसे, पादप में इसे गोल्जी कायना कहकर, पादप में या पादप कोशिका में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम इसे कोशिका का ट्रैफिक मैन या पुलिस मैन या हिंदी में कहें यातायात प्रबंधक कहते हैं। अन्य नाम के अंदर हमने क्या देखा कि इसे कोशिका का ट्रैफिक मैन, पुलिस मैन या यातायात प्रबंधक कहा जाता है। अब इसका काम क्या है, यदि कार्य की बात करें यहां पर, तो कोशिका में या सेल में यह मॉलिक्यूल्स की या अणुओं की या खनिज आयंस की जिस भी चीज की कोशिका को आवश्यकता होती है उसकी क्या करता है, मॉलिक्यूल्स की पैकिंग का काम करता है। पैकिंग करके उसका परिवहन करता है। पैकिंग वह उसका ट्रांसपोर्ट का काम करता है, परिवहन का काम करता है। यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी संरचना इस तरह से नलिका की तरह या नलिकाओं का एक जाल की तरह होती है। यह ईआर के पास या हम कहें अंतःप्रदेवीय जालिका के पास ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यहाँ पर ये इस तरह से अणुओं की पैकिंग होती है। पैकिंग यहाँ जाती है और यहाँ से आगे ये कहाँ जुड़े हुए होते हैं, अंतःप्रदेवीय जालिका के साथ जुड़े हुए होते हैं। हाँ, अंतःप्रदेवीय जालिका से जुड़े हैं और अंतःप्रदेवीय जालिका यहाँ किसके पास जुड़ी होती है, केंद्रक के पास जुड़ी हुई होती है। यदि हम बात करें इसके अंदर गोल्जी काय में, यह नलिकाओं का जाल होता है या इसमें या नलिकाओं में दो तल पाए जाते हैं। एक है सिस फेज और सेकंड है ट्रांस फेज। सिस फेज जो है इसको एफ फेज भी कहते हैं। जो ट्रांस फेज है इसको एम फेज कहते हैं। ठीक है, अब फेज किस तरह से होते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैंने इस तरह से नलिकाओं का एक समूह बना दिया, तो इसकी जो बाहर की साइड है, अपर साइड ये होगी सिस फेज, सिस तल। ठीक है, इसमें दो तल पाए जाते हैं, एक सिस तल है और एक ट्रांस है। जो इसकी आंतरिक फेज होती है अंदर की तरफ वो होती है ट्रांस फेज। इसका काम क्या है, ये मॉलिक्यूल्स की पैकिंग करता है और मॉलिक्यूल्स की पैकिंग करके यह अंतःप्रदेवीय जालिका के पास भेजता है और अंतःप्रदेवीय जालिका इसे केंद्रक के पास भेजती है। इसीलिए इसका नाम क्या है, ट्रैफिक मैन, पुलिस मैन या यातायात प्रबंधक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे लाइसोसोम।
लाइसोसोम तो लाइसोसोम की खोज की बात करें, खोज किसने की? डी डुवे ने। डी डुवे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी क्या की थी? खोज की थी। अन्य नाम की बात करें तो इसे आत्मघाती थैलियां कहते हैं। आत्मघाती थैलियां या सुसाइडल बैग। आत्मघाती थैलियां या इसे क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है। कार्य की बात करें, अच्छा पीछे एक पॉइंट रह गया गोल्जी काय में। गोल्जी काय के अंदर यहां पर एक नोट लगा लो या साइड में। शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो गोल्जी काय जो है शुक्राणु के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। कार्य लिखे लाइसोसोम का, तो कोशिका, डेड कोशिका को ये क्या करती है? लाइसोसोम का काम क्या है? कोशिका के अंदर कोई भी हम कहीं या शरीर में कोई कोशिका डेड हो जाती है तो उसको पाचन का काम या उसको नष्ट करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। कई बार क्या होता है कि लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं या जिन्हें कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? कोशिका के या डेड कोशिका के पाचन में सहायक होते हैं। कई बार ये एंजाइम इतने सक्रिय हो जाते हैं कि जिस सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट होता है वह उसी सेल को क्या करता है? उसका भक्षण कर लेता है, उसको नष्ट कर देता है। इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग भी या आत्मघाती थैलियां भी कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, लाइसोसोम में जल अपघटनी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कभी कभी ये एंजाइम्स अधिक सक्रिय हो जाते हैं जिससे ये सेल का, स्वयं सेल का भक्षण कर जाते हैं, जिससे ये स्वयं पूरी सेल का या कोशिका का भक्षण या उन्हें नष्ट कर जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैलियां कहते हैं। और इसका निर्माण किससे होता है? यदि लाइसोसोम का निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
वह गोल्जी बॉडी से होता है। इस तरह से यह संरचना होती है इनकी, और इनके बीच में क्या पाया जाता है, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइसोसोम के बाद रिक्तिका की, वैक्यूल्स। रिक्तिका इंग्लिश में कहेंगे वैक्यूल्स। तो रिक्तिका या वैक्यूल्स जो है ये मोस्टली, या हम कहें ज्यादा संख्या में किस में पाई जाती है, यह मुख्यतः पादप कोशिका में पाई जाती है। मुख्यतः पादप सेल्स में पाई जाती हैं, प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। इनका काम क्या है, तो यह भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। पादपों में यह बड़ी पाई जाती हैं, और जंतु कोशिका में यह क्या पाई जाती है, आकार में छोटी होती है। पादपों में यह आकार में या साइज में ये हमने यहाँ पर किनकी बात कर ली, एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिक्तिका का। इस तरह से डायग्राम देख लो, इसके बाहर झिल्ली बना दी मैंने, और इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है, कोशिका रस या सेल सेप कहते हैं जिसे। कोशिका रस, या इंग्लिश में कहें सेल सेप। इसके बाद नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे बिना झिल्ली युक्त कोशिकांग, या हम कहें झिल्ली रहित कोशिकांग। अब झिल्ली रहित कोशिकांग में यदि सबसे पहले बात करें तो राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की, तो टी बोवेरी ने राइबोसोम की खोज की। अन्य नाम तो यह अन्य नाम की बात करें अन्य नाम की बात करें तो यह इंजन ऑफ सेल, क्योंकि यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट इसका एक अन्य नाम और है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोसोम जो है यह सार्वभौमिक कोशिकांग है। यह सार्वभौमिक कोशिकांग है।
सार्वभौमिक का मतलब कि यह प्रत्येक तरह की कोशिका में पाया जाएगा, चाहे वह प्रोकैरियोटिक कोशिका है, चाहे वह यूकैरियोटिक कोशिका है। कार्य की बात करें तो यह प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। दो प्रकार का होता है यह भी। पहला है 70S, सेकंड है 80S। 70S प्रकार का जो राइबोसोम होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जबकि 80S जो है यह यूकैरियोटिक एस का मतलब यहाँ पे क्या है, स्वेड वर्ग यूनिट। राइबोसोम की यूनिट क्या है, स्वेड वर्ग यूनिट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने शुरू में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं जिनमें हम कहें केंद्रक अल्प विकसित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनमें केंद्रक क्या होता है, पूर्णतया विकसित होता है। तो राइबोसोम जो है यह सार्वभौमिक कोशिकांग है, मतलब प्रत्येक कोशिका में पाया जाएगा, चाहे वह जीवाणु की कोशिका है, चाहे वह कवक की कोशिका है, चाहे वह शैवाल की कोशिका है, चाहे वह पादप की कोशिका है, और चाहे वह क्या है, जंतु की कोशिका है। और यह क्या होता है, झिल्ली रहित होता है, झिल्ली रहित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तारककाय, सेंट्रोसोम। झिल्ली रहित के अंदर सेकंड पढ़ेंगे हम तारककाय सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम पीछे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक बार, ये राइबोसोम की खोज टी बोवेरी ने नहीं की थी, तो थोड़ा सा साफ करो। तारककाय की खोज जो है किसने की थी, टी बोवेरी ने। तारककाय इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है। और बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है, और व्यवस्था होती है 9+0 व्यवस्था में होती है। तारककाय जो है यह शुक्राणु की पूंछ के निर्माण में सहायक है। और सेल डिवीजन में
यह जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, केवल जंतु कोशिका में सेल में पाया जाता है। ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर तारक का ए। तारक काई क्या है? इसकी खोज टी बोवेरी ने की थी। इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है और इसकी व्यवस्था 9+0 व्यवस्था में होते हैं। यह शुक्राणु की पूंछ के निर्माण में सहायक है। झिल्ली रहित या हम कहें झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता और यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। व्यवस्था इस तरह से होगी इसकी। तो ये 9 यहाँ पर है और ये बीच में क्या है? सेंट्रोमीर बोलते हैं इसको। 9+0, यहाँ पे साइड में ये क्या है? प्रोटीन है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 9+0 व्यवस्था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे झिल्ली रहित कोशिकांग। पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। न्यूक्लियस को कोशिका का सीपीयू या हम कहें निर्देशक, कोशिका का निर्देशक और कोऑर्डिनेटर भी कहा जाता है। निर्देशक और कंट्रोलर या हम कहें नियंत्रक। कंट्रोलर कहा जाता है। केंद्रक भी या हम कहें यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। केंद्रक भी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक थे फोंटाना। केंद्रिका को केंद्रक में केंद्रक कहते हैं। यह यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। थर्ड बात करें केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, तो केंद्रक में गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। ये हमने देख लिया केंद्रक। केंद्रक की संरचना की बात करें तो इस तरह से है केंद्रक। यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? यहाँ पे हम लिखेंगे, ये यहाँ पर केंद्रिका हो गई। यह बाहरी झिल्ली,
जो किससे जुड़ी हुई होती है, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी हुई होती है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा। और क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रोमेटिन धागे या गुणसूत्र पाए जाते हैं। इस तरह से गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र किसके बने हुए होते हैं, तो हम लिखेंगे यह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और इन्हीं डीएनए के ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। डीएनए के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं। और किस क्रम में पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे रेखिक क्रम में। ठीक है। यहाँ हम बात करें कि गुणसूत्र या हम कहें सबसे पहले किसी भी कोशिका के अंदर कोशिका में क्या पाए जाएंगे, क्रोमेटिन धागे। जब कोशिका विभाजित होने लगती है या हम कहें जब कोशिका डिवाइड होना स्टार्ट करती है, 1 से 2 होना स्टार्ट करती है, तब यह क्रोमेटिन धागे किसकी फॉर्म में आ जाते हैं, गुणसूत्र की फॉर्म में आ जाते हैं। पहले केवल इसी तरह से पाए जाते हैं, एक गुच्छे की तरह। ठीक है, धागों का एक जाल होता है। लेकिन जैसे ही विभाजन होना स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखें विभाजन होगा, तब जो धागे हैं ये किस फॉर्म में आ जाएंगे, इस तरह से गुणसूत्र की फॉर्म में आ जाते। ठीक है, ये किसकी फॉर्म में आ गए, गुणसूत्र की फॉर्म में आ जाते हैं। और गुणसूत्र किसके मिलकर बने होते हैं, तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और डीएनए जो है इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। किस क्रम में पाए जाते हैं, रेखिक क्रम में पाए जाते हैं। और जीन्स को या हम कहें जीन को क्या कहा जाता है, तो इसको आनुवंशिकी की इकाई कहा जाता है। आनुवंशिकी की इकाई। और गुणसूत्र को क्या कहते हैं, गुणसूत्र को कहा जाता है आनुवंशिकी का वाहक। आनुवंशिक आनुवंशिकी के वाहक, वेक्टर ऑफ जेनेटिक्स। आनुवंशिकता के वाहक या आनुवंशिकी के वाहक क्या हो जाता, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। केंद्रक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हेडिंग डालेंगे न्यूक्लिक एसिड, या हिंदी में कहें न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो है यह संयुक्त रूप से न्यूक्लिक अम्ल किसे कहा जाता है, तो हम कहेंगे डीएनए व आरएनए को। यदि बात करें न्यूक्लिक एसिड की या न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, तो फ्रेडरिक माइस्चर ने। यहाँ पर फ्रेडरिक माइस्चर ने न्यूक्लिक एसिड की खोज की। यहाँ पर हम देखेंगे, अब थोड़ा सा डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए जो है यह सेल का या कोशिका का जेनेटिक मटेरियल होता है। सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। यदि हम बात करें डीएनए की फुल फॉर्म की, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए किससे मिलकर बना है, तो यह, अच्छा एक बात और, डीएनए की खोज किसने की, तो फ्रेडरिक माइस्चर।
और इसका जो मॉडल दिया गया था, संरचना मॉडल, मॉडल का नाम क्या था? मॉडल दिया था वाटसन व क्रिक ने। मॉडल कैसा था? तो द्विकुंडलित। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इस तरह से द्विकुंडलित संरचना थी इसकी, या द्विकुंडलित मॉडल दिया गया था किसके द्वारा? वाटसन व क्रिक के द्वारा दिया गया था। यदि बात करें डीएनए जो है किससे मिलकर बना है, तो 3 अंग हैं डीएनए के। पहला हम लिखेंगे यहाँ पे शर्करा, या जिसको कहते हैं शुगर। सेकंड लिखेंगे नाइट्रोजनी बेस। थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये 3 अंग जो है नाइट्रोजन के, सॉरी, डीएनए के 3 अंग हैं जिनसे मिलकर डीएनए बना होता है। शर्करा कौन सी है इसमें? तो डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज शुगर है इसके अंदर। और आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो वहां होती है ऑक्सीराइबोज, सॉरी, वहां होती है राइबोज शुगर। आरएनए, सॉरी, शर्करा व नाइट्रोजनी बेस, इन दोनों को मिला करके यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजनी बेस और शर्करा को मिला करके क्या कहा जाता है? डीएनए की बैकबोन। डीएनए की का क्या कहा जाता है? बैकबोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। दो तरह के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, एक है प्यूरीन और एक है पिरिमिडीन। प्यूरीन के अंदर 2 नाइट्रोजनी बेस आते हैं, एडिनिन, ग्वानिन। और पिरिमिडीन में थायमीन, यूरेसिल, सॉरी, थायमीन, यूरेसिल और साइटोसिन। याद करने का तरीका, आज तक, ठीक है। और यहां पर नोट लगाएंगे एक, कि डीएनए के अंदर जो 4 नाइट्रोजनी बेस, ये 5 है ना टोटल, डीएनए में जो 4 कौन से पाए जाते हैं? तो एडिनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, थायमीन पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। जबकि आरएनए की बात करें तो आरएनए में कौन से पाए जाएंगे? एडिनिन, ग्वानिन और थायमीन की जगह यहाँ पर यूरेसिल पाया जाता है और साइटोसिन पाया जाता है। यहाँ पे लिख लेंगे यूरेसिल जो है, यूरेसिल, यह आरएनए में थायमीन की जगह पाया जाता है, थायमीन की जगह पाया जाता है, ठीक
ठीक है, ये यहाँ पे हमने नाइट्रोजनी बेस देख लिए हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा हम देखें कि डीएनए जो है यह मुख्यतः जंतु कोशिका में, जंतु सेल में या जंतु कोशिका में जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग आरएनए। फुल फॉर्म देखेंगे इसकी तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आरएनए के अंदर शर्करा जो है डीएनए में कौन सी पाई जा रही थी, डीऑक्सीराइबोज, लेकिन आरएनए के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाएगी, राइबोज शुगर। आरएनए की बात करें तो यह डीएनए डबल कुंडली था या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी, द्विकुंडलित स्ट्रक्चर थी, लेकिन यह सिंगल स्टैंडर्ड में होता है, या हम कहें सिंगल या एकल कुंडलित सिंगल कुंडलित संरचना में होता है। आरएनए में थायमिन नाइट्रोजनी बेस के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आरएनए के बारे में, थोड़ा सा हमने डीएनए आरएनए का पढ़ लिया। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम खोज किसने की, तो खोज लिखेंगे नागेली ने की। लेकिन नामकरण किसने किया, नामकरण की बात करें तो वाल्टेयर ने। सेल में कहाँ उपस्थित होते हैं, तो केंद्रक में। किस फॉर्म में होते हैं, तो क्रोमेटिन धागे के रूप में। लेकिन जब सेल डिवीजन करती है यह गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं, गुणसूत्र। नेक्स्ट देखेंगे गुणसूत्र दो तरह के होते हैं किसी भी कोशिका में। यदि हम बात करें यहाँ पर मनुष्य के अंदर, तो मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र। यदि जोड़ों में बात करें तो 23 जोड़े। और हम यदि बात करें मेल और फीमेल के अंदर, तो यहाँ पे लिख लेंगे मेल और फीमेल। तो मेल के अंदर होते हैं 22 जोड़े प्लस XX गुणसूत्र, और फीमेल में बात करें तो 22 ये हो गया मेल,
अब फीमेल की बात करते हैं, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं फीमेल। फीमेल में होंगे 22 जोड़े प्लस मेल में यहाँ एक्स वाई आएगा, एक्स वाई, और यहाँ पर आएंगे एक्स एक्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देखेंगे गुणसूत्र जो है दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लिंग गुणसूत्र, दूसरा है कायिक गुणसूत्र। अदर नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, और इनको बोला जाता है सोमैटिक क्रोमोसोम। इनको एल ऑटोक्रोमोसोम, एलोक्रोमोसोम। अब सॉरी, सेक्स क्रोमोसोम जो है इनकी संख्या मनुष्य के अंदर को कितनी होती है, तो हम कहेंगे दो तरह के होते हैं। मेल में एक्स वाई के फॉर्म में होते हैं, और फीमेल में यह एक्स एक्स की फॉर्म में। जबकि कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 22 जोड़े। यहाँ एक जोड़ी होती है, मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है, और ये क्या होते हैं 22 जोड़े होते हैं। टोटल कितने हैं 23 जोड़े। 23 जोड़ों में से 22 जोड़े ऐसे हैं जिनको कायिक गुणसूत्र कहते हैं, जो क्या करते हैं काया का निर्माण करते हैं, शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। शरीर की बनावट कैसी है, बालों का रंग कैसा है, आंखों का रंग कैसा है, आपके हाइट कितनी है, ये सब जो है इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, कायिक के द्वारा। हम यहाँ लिख सकते हैं कायिक गुणसूत्र शरीर की आकार, आकृति, बनावट के लिए उत्तरदायी है। जबकि लिंग गुणसूत्र यह लिंग का निर्धारण करते हैं। लिंग का निर्धारण करते हैं कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, तो ये दो तरह के हैं, मेल के अंदर इसको एक्स वाई है और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। बाकी ये हमने गुणसूत्रों के बारे में पढ़ लिया है। कोशिका की संरचना वाला चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने क्या देखा था कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग हमने पढ़ लिए थे, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल लेयर या हम कहें एकल झिल्ली वाले कोशिकांग। पहला है अंतःपर्दव्य जालिका, खोज पोर्टर ने की थी। अंतःपर्दव्य जालिकों को कोशिका का कंकाल कहते हैं। इसका काम क्या है, यह कोशिका द्रव्य से सामान का या हम कहें खनिजों का, आयन का क्या करती है, केंद्रक के अंदर पहुंचाती है। इसी के बाद दो तरह की होती है, स्मूथ और रफ। रफ जो है इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए इसको रफ ईआर कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा, नेक्स्ट गोल्जी का है, कैमलियो गोल्जी ने इसकी खोज की। पादप में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक मैन, पुलिसमैन इसे कहा जाता है। इसका काम क्या है, मॉलिक्यूल्स की पैकिंग करना, पैकिंग करके ईआर के पास पहुंचाना, और ईआर उसको कहाँ पहुंचाती है, केंद्रक के पास पहुंचाती है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे लाइसोसोम, डी डुवे ने इसकी खोज की थी। इसको आत्मघाती थैलिया कहते हैं। इसका काम क्या है, डेड सेल को डाइजेस्ट करना। कई बार ये क्या करती है, इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं जो ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, जो क्या करते हैं सेल को ही क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, भक्षण कर जाते हैं। इसे इसलिए इसे आत्मघाती थैलिया कहते हैं।
रिक्तिका यह मुख्यतः पादपों के अंदर पाई जाती है। पादपों में यह बड़े साइज की होती है और एनिमल सेल के अंदर ये क्या होती है, छोटे साइज की होती है। भोजन के स्टोरेज का कार्य करती है। झिल्ली रहित कोशिकांग में हमने राइबोसोम देखा। राइबोसोम को इंजन ऑफ सेल कहा जाता है। यह सार्वभौमिक है। यह प्रत्येक तरह की कोशिका में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक है। इसका काम क्या है, यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तारक काई या सेंट्रोसोम, इसकी खोज डी बोवेरी ने की थी। इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान होती है और यह जो शुक्राणु है उसकी पूंछ के निर्माण में सहायक होता है। शुक्राणु की संरचना इस तरह से होती है। ये जो पूंछ है, ये पूंछ का निर्माण हम कहें किसके द्वारा होता है, सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं केंद्रक। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इसे सेल का सीपीयू या कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसके अंदर यह दोहरी झिल्ली वाला होता है। केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, केंद्रिका पाई जाती है और इसके अंदर क्रोमोसोम या हम कहीं क्रोमेटिन धागे होते हैं। क्रोमेटिन धागे सेल डिवीजन के समय किस में चेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने देख लिया न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए व आरएनए को संयुक्त रूप से न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। फ्रेडरिक माइस्टर ने इसकी खोज की थी। इसके बाद हमने देखा डीएनए, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, इसको डीएनए की फुल फॉर्म है। संरचना मॉडल किसने दिया, वाटसन क्रिक ने। 3 अंग है इसके, 3 चीजों से मिलकर बना है, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट ग्रुप। इन दोनों को डीएनए की बैकबोन कहा जाता है और इसके अंदर जो शर्करा पाई जाती है वह डीऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है। अब हमने नाइट्रोजनी क्षार देखे, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में है एडेनिन ग्वानिन और थाइमिन यूरेसिल साइटोसिन। डीएनए में ये पाए जाते हैं। आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाता है। अब आरएनए की बात करें तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है और शर्करा जो है इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। यह एकल कुंडलित संरचना के अंदर होता है और यहाँ पर हम बात करें आरएनए में थाइमिन नाइट्रोजन बेस की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। गुणसूत्र की बात करें, नागेली ने इसकी खोज की, वाल्डेर ने इसका नामकरण किया। सेल में केंद्रक में उपस्थित होते हैं और गुणसूत्र 2 तरह के हैं, लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र एक जोड़ी होते हैं, मेल में XY की फॉर्म में होते हैं, फीमेल में XX की फॉर्म में होते हैं। सोमेटिक गुणसूत्र 22 जोड़े होते हैं जो शारीरिक बनावट का क्या करते हैं, काम करते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं यह लिंग का निर्धारण करते हैं, मेल होगा या फिर फीमेल होता है। और मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र। 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और जो एक जोड़ी है वो क्या होते हैं, एलोसोम की फॉर्म में होते हैं। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।